चलिए कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं आज। देखिए हमने बजट की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और उसमें हमने कम्प्लीटली कवर कर दिया है उसके ईज़ ऑफ लिविंग का एक कंपोनेंट, और वो कंपोनेंट था एस्पिरेशनल इंडिया। उसमें हमने एग्रीकल्चर सेगमेंट अच्छे से कवर किया, उसमें हमने हेल्थ सेगमेंट और एजुकेशन सेगमेंट, तीनों सेगमेंट्स कवर्ड हैं। उसका दूसरा कंपोनेंट था इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तीसरा कंपोनेंट था केयरिंग सोसाइटी। आज हम दूसरे कंपोनेंट की शुरुआत करने जा रहे हैं, दैट इज़ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो इसके 3 आगे फर्दर सब सेगमेंट्स बनते हैं। वो कौन से हैं? पहला है इंडस्ट्री, कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट, इसको कवर करता है पहला एस्पेक्ट। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, और तीसरा न्यू इकोनॉमी। हमारा लेक्चर भी इसी सेंस में ही प्रोसीड करेगा। हम इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट वाले एस्पेक्ट को टारगेट करने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर बढ़ेंगे और उसके बाद हम न्यू इकोनॉमी की तरफ बढ़ेंगे। अब अगर हम इसको कंसिडर करें तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। बजट तो सिंपली होता नहीं, उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। उनके विषय में जितना बताया जा सकता है हम बताएंगे। और फिर मैंने आपको पहले ही कहा था कि चाहे फिर वो एग्रीकल्चर था, चाहे फिर वो केयरिंग सोसाइटी, चाहे फिर वो एस्पिरेशनल इंडिया था, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट या केयरिंग सोसाइटी, इनमें आने वाली सभी इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़, स्कीम्स और नए प्रोसीजर्स को हम एक एक लेक्चर में डिटेल में भी ले लेंगे कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ के, ताकि आपके वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं जो यूपीएससी के इस बार प्रीलिम्स में आने वाले हैं। यही तो करंट अफेयर होता है, वही करंट अफेयर बनेगा। चलिए उसी हिसाब से टारगेट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सरकार के पास क्या चैलेंजेस थे इस बार? सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये था कि अगर पूरे कंट्री लेवल पे ऑब्ज़र्व करें इकोनॉमी का ट्रेंड, तो सरकार इस बार इकोनॉमिक स्लो डाउन की प्रॉब्लम से गुजर रही थी। ऑलमोस्ट 5% के अराउंड जीडीपी चल रही थी और गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को एड्रेस किया और गवर्नमेंट ने कहा कि नॉमिनल जीडीपी 10% के अराउंड रहेगी। अगर नॉमिनल जीडीपी 10% के अराउंड रहेगी तो उसमें से अगर मैं इन्फ्लेशन वाला कंपोनेंट ऑफसेट कर देता हूँ तो मोस्ट प्रोबेबली ये माना सरकार ने कि जीडीपी कहीं ना कहीं 5 से 5.5% के अराउंड ही रहने वाली है। ऐसे में गवर्नमेंट ने एक्नॉलेज किया कि एक लेवल पर हम इकोनॉमिक स्लो डाउन से गुजर रहे हैं। हालांकि भाषण में कहीं भी ये शब्द सुनने में नहीं आया। देश $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ना चाहता है, जिसके तहत कि हमें 10% नॉमिनल जीडीपी टारगेट जो आपने रखा है, इसको तो मेंटेन करके चलना ही चलना है। हमें कोशिश ये करके रखनी है कि इसमें हमें इन्फ्लेशन का कंपोनेंट मिनिमम रखना है ताकि जीडीपी का कंपोनेंट ज़्यादा रिसेंबल हो, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन भी एडिट रहती है। ये सारे कंसेप्ट्स हम शुरुआती बजट के लेक्चर्स में बता चुके हैं, आप उसे जा करके सुन लीजिए। सरकार के पास दूसरा बड़ा चैलेंज था कि अब तक के पिछले 45 साल के अंदर एम्प्लॉयमेंट रेट सबसे कम हो रखा था, जो कि 7.2% पे आ चुका था। इस तरह की प्रॉब्लम से गुजरते हुए सरकार के हाथ में रिसोर्सेज और रेवेन्यू का एक क्रंच था। सरकार ने जितना डेफिसिट का टारगेट रखा था, सरकार उससे आगे बढ़ गई, डेफिसिट का टारगेट रीच नहीं कर पाई जो मान करके चल रहे थे। ऐसे में सरकार जो प्रोविजंस लेकर के आई है उसके बारे में कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि वो शॉर्ट टर्म नहीं है, वो मीडियम और लॉन्ग टर्म डिमांड्स को ज़्यादा सेटिस्फाई करते हैं। हम उन चीज़ों को एक्सप्लोर करने की बात करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें एम्प्लॉयमेंट का कंपोनेंट नहीं था, हम उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। हम हर चीज़ को वन बाय वन अंडरस्टैंड करेंगे। अब जब हम इस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं तो सरकार जो लेकर के आई है वो क्या लेकर के आई है? इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट के एस्पेक्ट से अगर हम चलें तो सरकार ने 27,300 करोड़ फॉर 2020-21 फॉर डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, 27,300 करोड़ रुपये सरकार ने 2020-21 में रखा है डेवलपमेंट एंड प्रमोशन के लिए इंडस्ट्री और कॉमर्स के। अब इसको समझते हैं ये कैसे सरकार ने किया, सब कुछ कैसे हुआ है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट सरकार ने ये कहा कि इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल जो है वो लेकर के हम आएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय द इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल? इसका क्या रूल है बाकी चीज़ों से जुड़ा हुआ? और उसमें सरकार ने कहा कि ये क्या प्रोवाइड करेगा? ये प्रोवाइड करेगा एंड टू एंड फैसिलिटेशन एंड सपोर्ट टू वर्क थ्रू अ पोर्टल। मतलब कहना ये चाहते हैं, सरकार ये कहना चाहती है कि डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड एक खास तरह का पोर्टल डेवलप करेगा, एक वेब पोर्ट डेवलप करेगा, और उस पोर्टल के माध्यम से
होगा ये कि इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल चलाया जाएगा। किस तरह से ये इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल काम करेगा? ये इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल का पर्पज़ यहाँ पर यह है कि आज की डेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट के लिए कहीं पर निवेश करना चाहते हैं, कोई काम धंधा शुरू करना चाहते हैं, कोई नई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, कोई नई ट्रेडिंग कंपनी शुरू करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, बी इट एनीथिंग, पैसा इस में लगेगा, निवेश होगा। अगर आज की डेट में आप ये करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कई तरह के स्टेट लॉज हैं, उन्हें अबाइड करना पड़ता है, कई तरह की स्टेट परमिशंस हैं, कई तरह की सेंट्रल परमिशंस हैं, वो अलग लेनी पड़ती हैं। तो ये जो डिपार्टमेंटल परमिशंस हैं, गवर्नमेंट ऑब्स्ट्रक्शंस हैं इतनी सारी, इसकी वजह से एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं होता और फिर कंट्री में ये माना जाता है कि व्यापार करने की सुगमता उतनी नहीं है जिसे हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से जोड़ करके देखते हैं। वो कहते हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। सरकार ये कहती है कि हम इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल के तहत जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन्हें प्री इन्वेस्टमेंट एडवाइजरीज दिया करेंगे। यानी कि उस वेब पोर्टल के माध्यम से आप अपने आप को वहाँ पर जा कर के रजिस्टर करा सकते हैं। उस रजिस्ट्रेशन के बाद सरकार ये प्रबंध करेगी कि आपको आपकी इन्वेस्टमेंट को लेकर के आपको एडवाइस दी जा सके, जो भी बेस्ट पॉसिबल एडवाइस हैं। सरकार आपको लैंड बैंक्स के साथ कनेक्टिविटी बिठा करके देगी जिसके माध्यम से आपको लैंड मिल सके। लैंड बैंक्स हैं जहाँ पर लैंड्स एक्यूमुलेट करके रखे जाते हैं ताकि आपको लैंड एक्विजिशन और बाकी प्रक्रियाओं की वजह से विलंब ना झेलना पड़े, देरी ना हो जाए, तो सरकार आपको वो फैसिलिटेट करा करके देगी। सरकार आपको एक सिंगल फॉर्म ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी, यानी कि ये एक तरह का सिंगल विंडो सिस्टम भी होगा और उस सिंगल विंडो सिस्टम में ये सिंगल ऑनलाइन फॉर्म भी होगा। आज की डेट में अगर आप परमिशंस की बात करें तो कई तरह की परमिशंस आपको लेनी पड़ती हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई इन्वेस्टर किसी तरह के सेंट्रल डिपार्टमेंट के पास अप्लाई करने गया है, उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेनी पड़ती है, ईपीएफ एंड ईएसआई, आपको पता ही है ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम होती है और ईएसआई आपको पता है एम्प्लॉय जो हेल्थ स्कीम्स चलती हैं। इस तरह की अलग अलग रजिस्ट्रेशंस परमिशंस के लिए उसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिसेस के पास जाना पड़ता है, जिसमें उसका टाइम भी खपत होता है, उसके रिसोर्सेज भी खपत होते हैं। और अगर कुछ डिपार्टमेंट से उसे परमिशन मिल भी जाए और बाकी डिपार्टमेंट्स में परमिशन फंस भी जाए, इसकी वजह से भी उसका जो ऑपरेशन है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उसने कई तरह के लोन्स लिए होते हैं और वो जो लोन्स हैं उनका इंटरेस्ट और उनकी रीपेमेंट स्टार्ट हो चुकी होती है, लेकिन वो लोन जिस तरह के इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के लिए आपने लिया था वो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट अभी भी प्रॉपरली स्टार्ट नहीं हो पाया क्योंकि परमिशंस पाइपलाइन में फंसी हुई हैं। इसकी वजह से हो ये रहा है कि आपको उस लिए हुए ऋण के ऊपर जो आमदनी आनी थी निवेश करने के बाद वो नहीं आ रही है, जिसका आप पर सीधा असर ये हो रहा है कि आप अब अपनी किश्तें नहीं चुका पा रहे हैं, ईएमआईज नहीं चुका पा रहे हैं, आप अपना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कंपोनेंट बैंक को नहीं दे पा रहे हैं। ये एक ज़बरदस्त आधार बना था 2010 से लेकर के 2014 के बीच में एनपीएस का। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के मामले में एक बात कही जाती है कि बैंक आज पूरे भारत भर में नॉन परफॉर्मिंग एसेट की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। उनके जो लोन गए हैं वो एक तरह से उनके लिए एसेट्स थे जिन पे उन्हें कमाई होने वाली थी, लेकिन ना तो प्रिंसिपल्स वापस आ रहे थे और ना इंटरेस्ट वापस आ रहे थे। ये हो इसलिए रहा था कि जिन कंपनीज़ को लोन दिए गए थे वो कंपनीज़ कई तरह की पॉलिसीज़ में फंस गई, कई तरह के इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस में फंस गई, लैंड एक्विजिशंस नहीं हो पाए और कई तरह की गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल क्लियरेंसेस उनको नहीं मिल पाई। इसकी वजह से लंबे वक्त तक एक स्ट्रॉन्ग हमने पॉलिसी पैरालाइज भी देखा कि सरकारें जो थीं वो एक तरह से स्टैंड स्टिल हो गई, वो परमिशन ही नहीं दे रही थी, अनुमतियाँ ही नहीं दे रही थी किसी चीज़ की। इससे नुकसान देश के बैंकिंग सेक्टर का हुआ, उद्योग जगत का भी हुआ, उनकी भी बैलेंस शीट ब्लीड करने लगी और बैंक्स की भी, और डबल शीट ट्विन बैलेंस शीट ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हमने देखा। ऐसे में अगर आप उनको बेटर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरीज दे दें, ऐसे में अगर आप उनको एक लैंड बैंक के साथ कनेक्टिविटी ऑर्गेनाइज करके दे दें,
अगर आप उनको सिंगल विंडो सिस्टम विद सिंगल ऑनलाइन फॉर्म प्रोविजन के साथ दे दें, जिसमें सेंटर ही नहीं स्टेट तक को भी आप साथ लेकर के आने की बात कर रहे हैं, और स्टेट स्पेसिफिक परमिशंस भी आपको एक ही फॉर्म के माध्यम से मिल जाएंगी, राज्य की, केंद्र की। कई लेवल पर तो आपको लोकल गवर्नमेंट से भी परमिशन लेनी होती है, जैसे कि पंचायतें और म्यूनसिपैलिटीज़, क्योंकि लगानी तो आपको वो फैक्ट्री कहीं ना कहीं, या वो कोई जो इन्वेस्टमेंट या कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी करनी है, वो करना तो किसी ना किसी ऐसे एरिया में करना पड़ेगा जो किसी ना किसी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की हद में आता है, या फिर किसी विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की हद में आता है ना, क्योंकि केंद्र की और अगर राज्यों को देखें तो ग्राउंड लेवल पर तो थर्ड गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, और उन्हीं की हदों में आप फॉल करते हैं। तो कई तरह की अनुमतियाँ हैं। इसके लिए ये कहा गया कि इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल जो है वो वर्क करेगा, एंड टू एंड फैसिलिटेट करेगा। एंड टू एंड मतलब कि यहाँ पर एक एंड आप हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, और दूसरी तरफ यहाँ पर दूसरा एंड वो है जो परमिशन देना चाहते हैं। ऐसे में एंड टू एंड फैसिलिटेट हो जाएंगे, और इससे क्या होगा, आप जल्दी अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को रिसोर्स में कन्वर्ट कर पाएंगे, क्योंकि परमिशंस विल बी क्विक, और जितनी ज़्यादा जल्दी परमिशंस मिलेंगी उतनी जल्दी आपके ऑपरेशंस एग्जीक्यूट होंगे। आपकी जो लेबर है, आपकी जो मशीन है, आपकी जो क्रेडिट ओवरहेड कॉस्ट हैं, ये सारी की सारी कॉस्ट इमीडिएटली रियलाइज़ होनी शुरू हो जाएंगी। इससे एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा, क्योंकि इससे इन्वेस्टमेंट का सिनेरियो बढ़ेगा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का एक सेंटिमेंट बढ़ेगा, फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत में इन्वेस्टमेंट करेंगे। इससे इंडियन रुपी की जो एक वैल्यू है वो एप्रिशिएट होगी एज़ कम्पेयर टू डॉलर, क्योंकि आपकी कंट्री में डॉलर्स का इनफ्लो बढ़ेगा। इससे टेक्निकल नो हाउ आपकी कंट्री में आएगा, क्योंकि अगर विदेशी निवेशक भारत में आएंगे तो वो अपने साथ तकनीकी ज्ञान भी लेकर के आएंगे। इससे टेक्नोलॉजी का एक प्रसार होगा। तो इस पर्टिकुलर आस्पेक्ट से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस हो जाना, ये सारी चीज़ें सुगम हो जाती हैं अगर आप एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का सेटअप अवेलेबल करा करके दे दें, जिसमें सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स अपने लेवल पर एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टिविटी रखते हुए एटलीस्ट जो इन्वेस्टर है उसे एक सिंगल विंडो पे ही जाके मिले, और इन्वेस्टर उस सिंगल विंडो पर जाए, उसे उस वेब पोर्टल के तहत ये बताया जाए कि इस दिन आपका रजिस्ट्रेशन इन क्षेत्रों में के लिए इस विभाग के पास भेजा गया है, जिसके लिए आपको अनुमतियां चाहिए थी, और टाइम बाउंड मैनर में इतने दिन के अंदर आपको क्लियरेंस मिल जाएगा, या ऑब्लिगेशन जो भी लगी है वो आपको बता दी जाएगी, आप उस ऑब्लिगेशन को रिमूव करिए तो आपको ये परमिशन मिल जाएगा। इससे क्या रहेगा कि एक एम्बिग्विटीज़ रहती हैं, एक संशय का माहौल बना रहता है, एक इनसिक्योरिटी रहती है इन्वेस्टर को कि पता नहीं मैं एक जगह पर प्रोजेक्ट लगाने के लिए पैसा कर्जे पर ले लूँ, गाड़ियाँ जुटा लूँ, डंपर खरीद लूँ, पोकलेन मशीनें खरीद लूँ, कल को क्लियरेंसेस ना मिले तो मेरा क्या होगा। ये अनसर्टेनिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी, एक एम्बिग्विटी का माहौल, एक संशय का माहौल ख़त्म हो जाएगा। इससे निवेशक जो है उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, एंड इकोनॉमी इज़ ऑल अबाउट द मॉरल, ऑल अबाउट द कॉन्फिडेंस, सेंटिमेंट। इकोनॉमी इज़ द सेंटिमेंट आस्पेक्ट, इट इज़ हाईली वॉलेटाइल। तो सेंटिमेंट बिल्डअप होगा, इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा इससे, और एक इकोनॉमिक मॉरल सेटल हो जाएगा कि भाई ये ट्रांसपेरेंसी है, ये इस डिपार्टमेंट की अकाउंटेबिलिटी है, और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे ये पूरी करनी है शर्तें। उसके बाद फिर रास्ते में कोई भी लाल फीता शाही नहीं है, मेरी फाइल पे कोई लाल फीता नहीं लगेगा। देयर विल बी नो रेड टेपिज्म, देयर विल बी नो करप्शन, एंड देयर विल बी नो बाबूशाही कि उसको इतना पैसा दे दो तो आपका काम हो जाएगा। तो इससे फ़ायदा ये भी हो जाएगा कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी काम करने की। ये नहीं कि जिसकी ज़्यादा पहुंच है सरकारी दफ्तरों में तो वो अपने लिए परमिशन ले जाएगा, कई क्षेत्रों में ये आपको लाभ पहुंचाएगा। इसलिए सरकार कहती है कि इस बार के बजट में हमारा पर्पज़ यही है कि हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से ही डिमांड बूस्ट होगी, और हमारी कंट्री में जो इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है उसके स्लो डाउन का एक बेसिस ही जो मेन है वो बहुत इम्पॉर्टेंटली डिमांड का गिर जाना है। जब डिमांड गिर जाती है तो उसका सीधा नुकसान आपको यही देखने को मिलता है कि फिर सेलर जो हैं उनको वो प्रॉफिट्स होने बंद हो जाते हैं जो पहले हो रहे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ख़त्म हो जाती है, इससे एम्प्लॉयमेंट ख़त्म होती है, इससे फर्दर उन लोगों की परचेजिंग पावर घटती है जिनकी एम्प्लॉयमेंट चली गई, इससे डिमांड और गिरती है, और एक तरह का विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाता है इकोनॉमी का। इसको ख़त्म करने के लिए इन्वेस्टमेंट इज़ मस्ट, जिससे
डिमांड बूस्ट होगी क्योंकि लोगों को रोज़गार मिलेगा, उनके हाथ में पैसा आएगा तो वो डिमांड को बूस्ट करेंगे। और जब मैन्युफैक्चरिंग होने लग जाएगी तो विलेज एरिया से रॉ मटेरियल भी मोबिलाइज होने लग जाएगा, ऐसे में उनके हाथ में भी पैसा आएगा तो उनकी भी डिमांड बूस्ट होगी, एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा और इकोनॉमी चल जाएगी। तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल विद द हेल्प ऑफ द डिजिटल प्लेटफॉर्म, न्यू एज टेक्नोलॉजीज with utmost transparency and accountability, there will be a kind of one single window setup given by the government for the purpose of larger investment atmosphere and for the purpose to promote ease of doing business culture in the country। तो ये एक important aspect सरकार का रहा। इसके अलावा सरकार ने इस बार 5 न्यू स्मार्ट सिटीज़ की बात की है, ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। देखिए, स्मार्ट सिटीज़ हमारे देश में कंसेप्ट चलाया गया था जिसमें आप सिटीज़ को कई एस्पेक्ट में स्मार्ट कहने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। पहला एस्पेक्ट ये रहता है कि सिटी कितनी रेजिडेंट फ्रेंडली है, जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए वो कितनी फ्रेंडली है, मतलब कि उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स हैं क्या वो सिंगल विंडो ऑपरेशंस के थ्रू हो जा रहे हैं, पहला एस्पेक्ट। क्या वो अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन कर पा रहे हैं, जिसमें कई चीज़ें आती हैं जैसे बेसिक कम्युनिटी, सीवरेज है, वाटर है, स्ट्रीट लाइट्स हैं, ग्रीन बेल्ट्स हैं, पार्क एरियाज़ हैं, लैंडस्केप्स हैं, क्या ये उन्हें मिल रही हैं, क्या हेज़ल फ्री ट्रैफिक नेटवर्क मिल रहा है, कहीं किसी तरह के कोई बॉटलनेक्स तो यहाँ पर नहीं हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, ये सारी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध हैं कि नहीं हैं। इसके अलावा वो सिटी में किस तरह का अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है, मतलब वो सर्विस सेक्टर को, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर को वो कितना सपोर्ट कर पा रही है, किस तरह के इंफॉर्मेशन हाईवेज़ वहाँ पर अवेलेबल हैं, मतलब कि वो सिटी में कितने लेवल का डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि वाईफाई वर्क करता है कि नहीं करता, वहाँ पर लैंड रिकॉर्ड्स ऑनलाइन हो चुके हैं कि नहीं हो चुके हैं, कितनी तेज़, कितनी देर, कब लोगों ने किसी फाइल के लिए, किसी परमिशन के लिए अप्लाई किया होता तो कितनी देर में उसे वो मिल जाती है, क्राइम रेट वहाँ पर क्या चल रहा है, पुलिसिंग कितनी पीपल फ्रेंडली है, सारी चीज़ों को देखा जाता है। तो ओवरऑल एक इससे भी एक बहुत ज़बरदस्त माहौल क्रिएट होता है जॉब क्रिएशन का, इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि अगर ये चीज़ें होंगी तो देयर विल बी बेटर हाउसिंग सेटलमेंट्स, देयर विल बी बेटर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, तो मोर एंड मोर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स विल बी देयर, बिकॉज इफ़ अगर कोई सिटी स्मार्ट सिटी की कैटेगरी में आना चाह रही है तो पहले तो उसे अपने आप को वो बेनिफिट लेने के लिए थ्रेशहोल्ड लिमिट को रीच करना पड़ेगा। उसे आपने देखा होगा, कई बार ये आपने सुना भी होगा कि आपका शहर खुद को अप्लाई करना चाहता है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए, तो सड़कों पर वो येलो और ब्लैक कलर की मार्किंग्स लगने लग जाती हैं सड़कों पे, फिर जो डिवाइडर पे पौधे लगने शुरू हो जाते हैं उन पे पानी, फिर हर तरह से सर्वे होने लग जाते हैं कि सब ग्रीन बेल्ट छोड़ेंगे अपने घर के बाद। ये क्या है कि एक थ्रेशहोल्ड लेवल का सेटअप आपको देना है अपने लेवल पे, फिर केंद्र सरकार आती है अपनी तरफ से पैसे की मदद करती है। अब जब ये होगा तो नेचुरल सा एस्पेक्ट है, जो मैंने बेनिफिट्स अभी गिनाए एक स्मार्ट सिटी के, तो नेचुरली इस सिटी में आके हर कोई काम करना चाहेगा, स्कूल खोलना चाहेगा, रोज़गार के अवसर यहीं पर ज़्यादा दिखेंगे क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन भी ट्रांसपेरेंट चल रही है, डिजिटल वर्ल्ड की हेल्प लेते हुए सब कुछ बहुत ही क्विक चल रहा है, अकाउंटेबिलिटी सबकी डिसाइडेड है, करप्शन के चांसेस कम हैं, क्राइम के चांसेस कम हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट्स सिक्योर हैं और हर चीज़ बेटर कनेक्टेड है, पीपल आर फ्लरिशिंग, तो डिमांड इज़ अल्टीमेट, तो देयर विल बी नीड ऑफ सप्लाई ऑल्सो। इस तरह का एक सेटअप यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा जिसकी वजह से सरकार का ये मानना होता है कि सिटीज़ जो होती हैं ये इंजन ऑफ ग्रोथ के तौर पर, अर्बन एरियाज़ जो होते हैं ये इंजन ऑफ ग्रोथ के तौर पर जाने जाते हैं। क्योंकि देखिए, जब आप गांव से उठ करके शहरों की तरफ आते हैं या आप टाउन से उठ के आते हैं या छोटे शहर से बड़े शहर की तरफ या सिटी से मेट्रोपॉलिटन की तरफ आते हैं, आप हर चीज़ की मांग नए तरह से पैदा करते हैं। आपको नया घर चाहिए रहने को, चाहे किराए पे चाहे फिर अपना घर चाहिए, आपको स्कूल में बच्चे डालने हैं तो स्कूल की नई रिक्वायरमेंट होती है, आपको ग्रॉसरी नहीं चाहिए, आपको नए तरह से अपने आप को सेटल करने के लिए एम्प्लॉयमेंट चाहिए, हर चीज़, तो इट इज़ वेरी डायनेमिक। तो सिटीज़, अर्बन एरियाज़ आर वेरी वेरी डायनेमिक, यहाँ पर वैल्यू एडिशन काफ़ी होता है किसी भी एक रिसोर्स के ऊपर। ऐसे में ये जो अर्बन एरियाज़ हैं इनको बेटर वे में रेगुलेट करना है कि जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं वो प्रॉपर प्रॉपर्टी टैक्स वसूलें,
किसी तरह की भी इंक्रोचमेंट बाय द डेवलपर्स ना हो, इलीगल सेटलमेंट्स यहाँ पर ना नज़र आएँ। ये सारी चीज़ें अगर होती हैं तो एक स्मार्ट सिटी डिक्लेयर होती है। लेकिन देखिए, एक स्मार्ट सिटी बनने के लिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा उसे। इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना सीमेंट चाहिए, कितनी ऑप्टिक फाइबर केबल चाहिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए, कितने रूटर्स चाहिए आपको वाईफाई नेटवर्क और डायल अप नेटवर्क्स प्रोवाइड करने के लिए, लोकल एरिया नेटवर्क लैन प्रोवाइड करने के लिए। तो एक पूरा का पूरा होस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ यहाँ पर शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये डायनेमिक हो जाती है। तो 5 न्यू स्मार्ट सिटीज़ लाने की यहाँ पर बात की गई है, जिसके तहत चुनने की प्रक्रिया यही रहेगी कि कौन सा शहर है जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अब से पहले जितने भी प्रोजेक्ट्स वहाँ पर आने थे उनको परमिशन देने में, ट्रांसपेरेंसी के मामले में, अकाउंटेबिलिटी के मामले में, डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करने के मामले में, डिजिटलाइजेशन हर सेगमेंट, चाहे वो मेडिकल था यानी कि हेल्थ केयर, चाहे वो एजुकेशन था, चाहे वो सैनिटेशन स्वच्छ भारत था, चाहे वो पीपल सर्विसेज, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, इन सभी क्षेत्रों में जिसने अब तक अग्रणी कार्य किया है उन शहरों को चुना जाएगा फर्दर इस प्रोग्राम के लिए। तो ये भी एक नया अवसर सरकार कहती है कि हम लेकर के आए हैं, जो हर तरह की मुसीबत का हल करेगा। सरकार आगे कहती है कि हम लेकर के आए हैं एनकरेज मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स एंड सेमीकंडक्टर पैकेजेस। किस तरह से सरकार इसे एनकरेज करने की बात कर रही है, समझिए। देखिए, सरकार ने इस बार एक नियम बनाया था। सरकार के पास क्या था, एक बहुत बड़े लेवल पर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना चाहती है पूरी कंट्री में। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी तरह का होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर एक सड़क बन रही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक स्कूल बना है तो भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर किसी तरह से सरकार ने कोई वेबसाइट डेवलप की है, जैसे कि मान लीजिए कि सरकार आपके लिए IRCTC की एक वेबसाइट लेकर के आई है रेलवे टिकट बुकिंग के लिए, तो वो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? ई गवर्नेंस भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ई कॉमर्स भी एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये सब एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। कुछ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, कोई इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर कार्य करते हैं। तो सरकार ये कहती थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सरकार के पास पैसे की कमी है। ऐसे में सरकार क्या करेगी, तो सरकार एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग करेगी, ECBs, विदेशों से पैसा उठाएगी, वो एक अलग चीज़ है। सरकार भारत में भी ओपन मार्केट ऑपरेशन कर सकती है, जैसे नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स NSSF से पैसा उठा सकती है। सरकार अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू कर सकती है और उसके बदले में मार्केट से पैसा उठा सकती है, तो ये सरकार कर सकती है। अगला सरकार ये कर सकती है विदेशी लेवल पर निवेश बढ़ा दे। तो इसके लिए सरकार एक प्रपोजल लेकर के आई कि वर्ल्ड लेवल पर जो सॉवरेन फंड्स हैं, मतलब कि जो कंट्रीज़ होती हैं, जैसे भारत है, अगर भारत सरकार सीधे सीधे कहीं पर निवेश कर रही है, मान लीजिए किसी विदेशी मुल्क में जा करके, तो वो एक तरह से हमारी जो इन्वेस्टमेंट है जो सरकार के हवाले से की गई है किसी विदेश में जा करके, वो गारंटीड है बाय द सोवरेन अथॉरिटी। इट इज़ द गवर्नमेंट, द सोवरेन अथॉरिटी इज द गवर्नमेंट, इट इज़ द सोवरेन फंड, इट इज़ द सोवरेन फंड। तो सरकार ये कहती है कि जो भी कंट्री अपने सोवरेन फंड्स हमारी कंट्री में लगाती है, मतलब वो सिक्योर फंड्स हैं, जो भी सोवरेन फंड्स हमारी कंट्री में लगेंगे, मान लो अमेरिकी सरकार अगर यहाँ निवेश कर रही है, चाइनीज़ सरकार यहाँ निवेश कर रही है, जापानीज़ यहाँ पर निवेश कर रहे हैं, तो जो भी सॉवरेन फंड्स यहाँ पर निवेश करेंगे उनको 100% टैक्स एग्जम्पशन दिया जाएगा। जो इंटरेस्ट वो यहाँ से कमाएंगे, जो डिविडेंड वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या अपने देश में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और जो भी अपनी इन्वेस्टमेंट से वो कैपिटल गेन करेंगे। अगर वो पूंजी लगाई उन्होंने, इन्वेस्टमेंट पैसा कहीं लगा, तो ब्याज कमा रहे हैं, उस पर 100% टैक्स एग्जम्प्टेड उस ब्याज पे। अगर किसी तरह से वो डिविडेंड बांट रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने उस कंपनी में शेयर खरीदे हैं, उस पर पूरी तरह से टैक्स एग्जम्पशन है। अगर वो पैसा लगाया है 100 रुपया और उस पर 20 रुपया अब कमा के ले जा रहे हैं, तो कैपिटल गेन किया ना, पूंजी लगा के पैसा, कैपिटल गेन इनकम पे टैक्स एग्जम्पशन 100%। इसके माध्यम से बड़े पैमाने पर प्रायोरिटी सेक्टर में लेंडिंग करने के लिए ये सॉवरेन वेल्थ फंड्स जो हैं ये आएंगे भारत में। और प्रायोरिटी सेक्टर के तहत अगर ये सोवरेन वेल्थ फंड आते हैं तो नेचुरली ये मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग मटेरियल्स, इनको बहुत ज़बरदस्त बूस्ट देंगे, क्योंकि ये पैसे की कमी से जूझ रहे हैं। और ऐसे में अगर ये सोवरेन वेल्थ फंड इन्हें एक्सेस होते हैं तो देयर विल बी बिग इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट बाय गिविंग द फैसिलिटीज़ ऑफ द टैक्स एग्जम्पशन एट द रेट ऑफ 100%। ऐसे में ये बूस्ट हो जाएंगे। और ये न्यू एज टेक्नोलॉजी की बात करते हैं।
मोबाइल फ़ोन न्यू एज टेक्नोलॉजी के लेवल पर कितने तरह के रॉ मटेरियल यहाँ पर, कितनी तरह की इंजीनियरिंग सर्विसेज यहाँ पर यूज़ हो रही हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, एवरीवेयर देयर इज़ इलेक्ट्रॉनिक। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द डिजिटलाइजेशन, इफ़ यू आर गोइंग टू द रेलवे प्लेटफॉर्म, देयर विल बी प्लेटफॉर्म टिकट कायोस्क। आप देखेंगे एक मशीन पड़ी रहती है, कायोस्क माने विंडो होता है वैसे तो, उस पर जाएंगे तो आप प्लेटफॉर्म टिकट निकाल लेते हैं, टिकट बुकिंग करा लेते हैं। हर चीज़ अगर आज की डेट में आप देखें तो इट इज़ समवेयर इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम, अगर आप ट्रेन रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर आप देखेंगे ट्रेन आने वाली है तो प्लेटफॉर्म्स पे स्क्रीन्स लगी हुई हैं, वहाँ पे पता लग रहा है इतने नंबर कोच यहाँ पे लगेगा। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, सेमीकंडक्टर हर जगह पे लग रहे हैं, चाहे वो मोबाइल की बात करें, कंप्यूटर के मदरबोर्ड की बात करें, किसी भी चीज़ की बात करें, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, पीएन जंक्शन डायोड सिस्टम, इट इज़ वर्किंग एवरीवेयर। तो ये चीज़ों को एक अच्छा बूस्ट मिलेगा, ऐसा सरकार का मानना है। रुको, अब देखिए ये नेशनल टेक्सटाइल टेक्निकल मिशन सिस्टम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्या है ये? इस नेशनल टेक्सटाइल टेक्निकल मिशन के तहत सरकार ने ये कहा है कि हम 1480 करोड़ रुपए का एक 1480 करोड़ रुपीज़ का एक आउटले रखेंगे और ये 4 ईयर्स में इम्प्लीमेंटेशन पीरियड इसका रहेगा। इट विल बी 4 ईयर्स। करना क्या है? 2020-21 से 2023-24 के बीच में सरकार ये चाहती है कि इंडिया की पोजीशन ग्लोबल लीडर की हो जाए। किस विषय में? नेशनल टेक्सटाइल टेक्निकल मिशन। चलिए समझते हैं इसको। देखिए टेक्सटाइल शब्द तो आपने सबने सुना है। टेक्सटाइल सिंपल सा एस्पेक्ट है कि कॉटन है, जूट है, सिल्क है, इनसे थ्रेड लिए और थ्रेड लेकर के आपने करघे पर काम किया, यानी कि जो लूम है उस पर काम किया, हैंडलूम पे, और धागों को जोड़ करके आपने कपड़ा बना दिया, टेक्सटाइल बना दिया। अब मुद्दे की बात ये आ जाती है कि टेक्सटाइल के मामले में भारत का इतिहास तो बहुत पुराना है। पूरे विश्व भर में भारतीय टेक्सटाइल की मांग रहती थी। इवन यूरोपियंस का भारत आने का कारण ये था कि उन्हें दक्का का मुस्लिन चाहिए था, उन्हें कैलिकट का कैलिकोस चाहिए था, और उन्हें गोलकुंडा का, सेंट्रल इंडिया का चिंट्स चाहिए था। ये कपड़ों की विश्व भर में बहुत मांग थी, क्योंकि भारत इस मामले में, वीविंग के मामले में बहुत कद्दावर था, पुरातन काल से ही, एंशिएंट समय से ही लेकर के अब तक, प्राचीन समय से अब तक। ऐसे में हमारे पास बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड से लेकर के हाई लेवल मशीन ओरिएंटेड मिल से लेकर के बहुत ही हाउस होल्ड लेवल तक एक सेगमेंट एग्जिस्ट करता है टेक्सटाइल का। मतलब हमारे पास हर तरह से, एक घर से शुरू होकर के आप उठेंगे इस इंडस्ट्री को देखते हुए और सीधा चले जाएंगे आप हाई लेवल टेक्सटाइल मिल्स की तरफ। मिल से लेकर के कॉटेज तक सारी रेंज एग्जिस्ट करती है। ऑर्गेनाइज से अनऑर्गेनाइज सेगमेंट तक सारी रेंज एग्जिस्ट करती है। न्यू एज टेक्नोलॉजीज के साथ साथ कन्वेंशनल प्लेटफॉर्म्स पे काम करने वाले सारी रेंज है। उत्तर प्रदेश हथकरघा के लिए माना गया है, आज भी हैंडलूम वहाँ पर चलता है। तो ये सेगमेंट वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, उसको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए, रूरल बैकवर्ड इकोनॉमीज़ को सपोर्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट के तौर पर माना जाता है। ये कई तरह से चूक रहा है अपने कामों में। स्मृति ईरानी को टेक्सटाइल मिनिस्ट्री भी दी गई थी, आपको पता होना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री के बाद उन्हें वो मिनिस्ट्री दी गई थी और मीडिया ने उनको यही कहा था कि उन्हें वीक पोर्टफोलियो दे दिया गया। ये बड़ी हैरानी की बात थी। हालांकि भारत का कपड़ा उद्योग ही किसी समय में भारत का एक ल्यूक्रेटिव एस्पेक्ट था, जिसके लिए यूरोपियन भारत आते थे। ऐसे में अब ये जो टेक्सटाइल है इसको क्या करें फिर, कैसे इसको प्रमोट कैसे करें? इसको प्रमोट करने के लाभ क्या हो जाएंगे? सबसे पहले मान लीजिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्रमोट होगी तो क्या प्रमोट हो जाएगा? सीधा इसका जो असर होगा ना, डायरेक्टली जा करके वो होगा कि इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। कैपिटल इंटेंसिव है, जब मिल्स की बात करते हैं, मशीन तो है, लेकिन येट विद अ कैपिटल इंटेंसिव कैरेक्टर, येट इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग लेबर इंटेंसिव। इसमें ये काफ़ी बड़ा पोटेंशियल रखती है जॉब देने का, एम्प्लॉयमेंट देने का। तो एम्प्लॉयमेंट बूस्ट श्योरली विल बी देयर, ये पहली चीज़। दूसरी एस्पेक्ट, इसमें भी ये सबसे ज़बरदस्त रोल प्ले करती है द रिमोट, द रूरल, द बैकवर्ड इकोनॉमी बूस्ट। ये उस सेगमेंट को बूस्ट करती है, उस इकोनॉमी को बूस्ट करती है जहाँ पे डिमांड असल में गिरी हुई है। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये जेंडर एस्पेक्ट में भी देखें तो वुमेन स्पेसिफिक, उसको बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट करती है। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो अगर इन चीज़ों को देखें और भारत का महत्व देखें, भारत लार्जेस्ट लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉटन एंड जूट का। भारत सिल्क में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के तौर पर जाना जाता है। इतनी ज़बरदस्त वे में आप जब इन चीज़ों की प्रोडक्शन करते हैं तो फिर आपको अपने प्रोडक्ट में डाइवर्सिफिकेशन तो लानी पड़ेगी।
भारत जूझ रहा है इस समय प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन की कमी की वजह से। ऐसे में एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज टेक्निकल टेक्सटाइल। अब ये देखिए, ये नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन है। इट इज़ अ नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। ये सिंपल टेक्सटाइल नहीं है। अब टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होता है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। देखिए, आपने देखे होंगे आज की डेट में कोरोना वायरस पूरे विश्व भर में लोगों को अपनी चपेट में लिया हुआ है। ऐसे में आपने क्या नोटिस किया, डॉक्टर्स ने खास तरह का ड्रेस पहना रहता है। ये ड्रेस अपनी एस्थेटिक, अपनी डेकोरेटिव पर्पस के लिए नहीं जाना जाता। मतलब ये जो टेक्सटाइल है, ना तो इसका एस्थेटिक वैल्यू है ना डेकोरेटिव वैल्यू है। ये जाना जाता है अपनी फंक्शनल वैल्यू की वजह से कि ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ये जाना जाता है अपनी टेक्निकल एप्लीकेबिलिटी की वजह से कि इसकी टेक्निकल एप्लीकेबिलिटी क्या है, इसकी फंक्शनल वैल्यू क्या है। जो फंक्शनल वैल्यू और टेक्निकल एप्लीकेबिलिटी के आधार पर जाना जाता है, उसी को हम टेक्निकल टेक्सटाइल कहते हैं। कई तरह से इसके उपयोग होते हैं, जैसे कई अलग अलग सेगमेंट में इसको हम जानते हैं, कई तरह से होते हैं। वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ ताकि आपको ये गाइड हो जाए। और मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि हम इन पे अलग अलग से लेक्चर रखेंगे, इसी पे क्वेश्चन आएंगे। ये एग्रोटेक हो सकता है, मेडिटेक हो सकता है, बिल्ड टेक, मोबिल टेक, क्लॉथ टेक, जियोटेक, कई टेक ये हो सकते हैं। कुल 12 टेक्निकल टेक्सटाइल हम आइडेंटिफाई करते हैं। उसमें से उदाहरण के तौर पर मोबिल माने ऑटोमोबाइल। मोबिल टेक में क्या आ जाता है, गाड़ी में बैठ के जो सीट बेल्ट लगाते हैं आप, वो गाड़ी का क्रैश होने पर जब उसमें से वो निकलते हैं बैलून्स, वो जब आप एरोप्लेन में जाते हैं तो एरोप्लेन की सीट्स, वो इस तरह के जो टेक्सटाइल है हम टेक्निकल टेक्सटाइल के तौर पर जानते हैं। एग्रीकल्चर में क्या होते हैं, ये बर्फ़ पड़ने के लिए, जो बर्फ़ पड़ने से प्रोवाइड करने के लिए एंटी हेल नेट लगाते हैं, एंटी हेल गार्ड लगाते हैं, उसे हम कहते हैं टेक्सटाइल, टेक्निकल टेक्सटाइल। मल्चिंग पर्पसेस के लिए जो खेतों में मैट बिछाते हैं, उसे हम कहते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल। कीड़े ना लग जाएं, कहीं पर लोकस्ट का अटैक ना हो जाए फसलों को, उसके लिए उसे जो हम खेतों को कवर करते हैं उसे हम कहते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल। मछलियाँ पकड़ने के लिए जो मछलियों का जाल है उसे हम कहते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल। पहाड़ कहीं खिसक ना जाएं, शिमला जाते हुए रास्ते में उसको चारों तरफ से बांधा होता है एक जाल से, उसे हम कहते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल। ये सारे टेक्निकल टेक्सटाइल के तौर पर जाने जाते हैं। ऐसे में जब हम टेक्निकल टेक्सटाइल की बात करते हैं तो इस विषय में ये माना गया है कि भारत एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है एक ट्रेड डेफिसिट की घाटे को पूरा करने में। कैसे? आज की डेट में हम तेज़ी से इम्पोर्टर होते चले जा रहे हैं टेक्निकल टेक्सटाइल के मामले में, हम उसे इम्पोर्ट कर रहे हैं और इम्पोर्ट बढ़ता भी चला जा रहा है। ऐसे में सरकार का मानना ये है कि जब हमारे पास मिलों से लेकर के ग्रास रूट लेवल तक एक वर्कर का सेगमेंट है, इतना पुराना इतिहास भी है, रॉ मटेरियल हमारे देश में है और बढ़ती हुई इकोनॉमी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे देश में टेक्निकल टेक्सटाइल की मांग भी बहुत है, क्योंकि हमारे देश में एग्रीकल्चर भी बहुत है और फिर ग्रोइंग इकोनॉमी के तौर पर ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत है, एविएशन सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ सेक्टर हमारे देश में है। ऐसे में हम इंपोर्ट करा करके क्यों हमारा जो एक ट्रेड बैलेंस है उसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उसमें और योगदान दे रहे हैं टेक्निकल टेक्सटाइल के मामले से। एटलीस्ट हम 1 से 2 साल के अंदर वो ट्रेड डेफिसिट जो हमारा आ रहा है उसमें इसका योगदान ख़त्म कर दें और हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं। तो इंडिया टेक्निकल टेक्सटाइल के मामले में सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करना चाहता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वो ये चाहता है कि हम ही अपने देश में इसको प्रोड्यूस करें और हम किसी देश पर निर्भर ना रहे। उसी के लिए अगर आप देखेंगे तो नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन में 1480 करोड़ रुपया डाल करके इसमें ग्लोबल लीडरशिप अचीव करने की बात यहाँ पर की गई है। इसमें अब क्या होगा, इसके 4 कंपोनेंट्स यहाँ पर आइडेंटिफाई होते हैं। 1 2 3 4 कंपोनेंट आइडेंटिफाई किए जाते हैं। कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं मैं बता देता हूँ। पहला कंपोनेंट जो है उसमें रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन होगा। रिसर्च किया जाएगा, डेवलपमेंट होगी, उस रिसर्च के बेसिस पे नए नए इनोवेशंस की जाएंगी कि किस तरह के टेक्निकल टेक्सटाइल्स हम बना सकते हैं। फंड का एक हिस्सा वहाँ पर जाएगा। दूसरा कंपोनेंट प्रमोशन एंड डेवलपमेंट फॉर द मार्केट। इसका बाजार भी क्रिएट करना पड़ेगा भारत में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जो भी भारतीय रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन के माध्यम से प्रोडक्ट्स निकल करके आएंगे उसके लिए हमें बाजार तैयार करने पड़ेंगे, बाज़ारों में पेनिट्रेशन करना पड़ेगा।
ये दूसरा कंपोनेंट है, वरना वो चीज़ बिकेगी नहीं तो फिर उसे बनाने का कोई फ़ायदा भी नहीं। तीसरा, एक्सपोर्ट प्रमोशन, हमें एक्सपोर्ट प्रमोट करना होगा। हमें केवल सेल्फ सफिशिएंट ही नहीं होना है कि विदेशों से जो हमारे टेक्निकल टेक्सटाइल आ रहे हैं हम उसको ख़त्म कर दें, हमें हमारे टेक्निकल टेक्सटाइल्स को एक्सपोर्ट भी करना है ताकि आने वाले दिनों में हम ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर करके आएँ, इसमें नए रोज़गार का सृजन हो, ये नई साइंस नई टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज़ करें, न्यू इंजीनियर्स न्यू ग्रेजुएट्स इसमें आकर के जॉब लें और एक नए तरह का उद्योग धंधा हमारे देश में विकसित हो जाए। और फोर्थ है एजुकेशन, ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट। इस क्षेत्र का समूचा विकास हो सके इसके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सेटअप हों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज़ जो सेटल्ड हैं उनसे बात की जाए, इसके तहत इसकी एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, ट्रेनिंग कैंपेन चलाए जाएँ और नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इसी फील्ड में स्किल इम्पार्ट किया जाए। इस तरह से इसके कुल 4 कंपोनेंट काम करते हैं जिसके तहत सरकार मानती है कि हम नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन लेकर के आने वाले हैं। इसकी फिगर्स, इसकी बारीकियाँ हम इंडिविजुअल लेक्चर में करेंगे, लेकिन आज के बजट के हिसाब से मैंने इतना बता दिया कि ये किस चिड़िया का नाम है, सरकार का यहाँ पे उद्देश्य क्या है। एक तो यूथ जो इंजीनियर होकर के निकल रहा है, जो आज की डेट में एक मिसमैच चल रहा है, टैलेंट हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स कुछ और हैं। जिन सेगमेंट्स में हम इंजीनियरिंग की डिग्रीज करके आ रहे हैं, केमिकल या फिर कोई भी और डिग्रीज करके आ रहे हैं, वो सेगमेंट सैचुरेट हो चुके हैं, वो इंडस्ट्रीज़ ऑब्सोलीट हो रही हैं और अगर नहीं ऑब्सोलीट हो रही तो उनमें उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैपेसिटी ही नहीं बची है। तो ऐसे में हमें जो नई उभरती अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उपलब्धियां हैं, उन्हें समझना होगा और उनको समझते हुए हमें नए तरह का स्किल डेवलपमेंट, नए तरह का मार्केट क्रिएट करना होगा, नए तरह से प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन करना होगा। हमारे ऑलरेडी इनबिल्ट मैकेनिज्म्स इन द फॉर्म ऑफ कॉटेज टू मिल इंडस्ट्री सेगमेंट को सारे को ट्रेनिंग लेवल पे ऑन बोर्ड लेकर के इस नई अपॉर्चुनिटी से अवगत कराना होगा, इस दिशा में आना होगा। तब रोज़गार की समस्या भी हल होगी, तब रूरल अपलिफ्टमेंट भी होगा, तब मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस भी इंक्रीज़ हो जाएगा, तब एक्सपोर्ट प्रमोशन भी होगा, तब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी बढ़ेंगे, रुपया भी अप्रिशिएट हो जाएगा, टेक्नोलॉजी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ये सारे कार्य होंगे। यकीनन ही ये बड़ी रोज़ी पिक्चर लग रही है। ज़मीन में तो बड़े चैलेंजेस होंगे जब इसे लागू करेंगे, ज़मीन पर जाकर के चैलेंजेस मिलेंगे। इस डर से अगर हम दिमाग में विचार बनाने छोड़ दें, कागज़ों पर नीतियाँ लिखनी बंद कर दें, तो इतिहास गवाह है मनुष्य की कुव्वत ख़त्म हो जाएगी। ऐसा हो नहीं सकता, ये हम करेंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं, दैट इज़ निर्वीक टू अचीव हायर एक्सपोर्ट क्रेडिट डिस्बर्समेंट। ये क्या बताता है निर्वीक? अब हम इसके बारे में समझते हैं। चलिए देखिए निर्वीक क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में आपसे पूछा जाएगा। NIRVIK, इसका फुल फॉर्म है निर्यात ऋण विकास योजना। निर्यात ऋण विकास योजना। निर्यात क्या होता है भाई? आयात तो होता है आओ आओ मंगाओ मने इम्पोर्ट, निर्यात होता है जाओ जाओ मने चले जाओ मने एक्सपोर्ट। तो आयात मने आया मने इम्पोर्ट, निर्यात मने गया मने एक्सपोर्ट। तो निर्यात ऋण विकास योजना क्या है, चलिए समझते हैं। देखिए एक बॉडी है जिसका एक नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ECGC, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सिंपल नाम याद रखने में आसानी क्या है, एक्सपोर्ट के लिए क्रेडिट दिया जाएगा, उस क्रेडिट की गारंटी करेगी एक कॉरपोरेशन। तो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसने क्या चलाई, एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम ECIS, जिसका नाम क्या है, निर्वीक। एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम का नाम क्या है, निर्वीक। अब इसके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। क्या कह रहे हैं, सरकार क्या कह रही है कि निर्वीक टू अचीव हायर एक्सपोर्ट क्रेडिट डिसबर्समेंट, क्या क्या होगा इसके तहत, हायर इंश्योरेंस कवरेज, रिडक्शन इन प्रीमियम फॉर स्मॉल एक्सपोर्टर्स, सिंप्लीफाइड क्लेम्स सेटलमेंट्स। चलिए समझते हैं, देखिए क्या होगा। देखिए हमारे देश में होता क्या है, इसको जोड़ करके समझाता हूँ, जरा अच्छे समझो। अब सपोज कीजिए कि आपको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री के तौर पे काम करना है, तो यू आर एक्सपोर्टर्स, क्लियर। आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप कोई चीज़ वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं। अब इसके लिए अगर आपके द्वारा जो भी कंसाइनमेंट्स बुक किए गए हैं, जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ से बाहर भेजे जा रहे हैं, ये सारी चीज़ों में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्क है।
अगर रास्ते में किसी तरह का कोई नुकसान हो जाए, उस शिप को नुकसान हो जाए, आपके गुड्स को नुकसान हो जाए, मान लीजिए वो प्रोडक्ट बाज़ार में जा कर के बिका ही नहीं, ख़रीदा ही नहीं गया, मान लीजिए आप एक मैन्युफैक्चरर के तौर पर काम कर रहे हैं एक्सपोर्ट पर्पसेस के लिए, और आपने जो चीज़ें मैन्युफैक्चर की हैं एकदम से उसकी डिमांड में कहीं ना कहीं फॉल आ जा रहा है। कई तरह के नुकसान हो सकते हैं आपको जब आप एक्सपोर्ट करते हैं। ऐसे में आपके इन एक्सपोर्ट से जुड़े हुए रिस्क को देखते हुए बैंक्स आपको लोन नहीं देते, क्योंकि उन्हें ये डर रहता है कि एक्सपोर्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, इनमें अनिश्चितताएं हैं, अनसर्टेनिटीज़ हैं, तो इन्हें लोन कैसे दे दें। अब ऐसे में एक आप हैं जिसे किसी भी तरह से निवेश करने के लिए पैसा चाहिए। पैसे का एक बहुत बड़ा सोर्स होते हैं बैंक, लेंडर, जो आपको क्रेडिट देते हैं। आपको लोन चाहिए, देने वाले को लोन देना है, आप देने वाले को समझा नहीं पा रहे हैं कि भाई उसका लोन खराब नहीं होगा, मरेगा नहीं। ऐसे में अगर कोई बॉडी तीसरी इंड्यूस हो जाए और वो उस क्रेडिटर को ये कहे कि भाई आप लोन दे दीजिए, मैं आपके इस लोन को